परिवार में होते हैं। परिवार दो प्रकार के। पहले इतना को समझेंगे हम लोग। लिखा है कि परिवार में माता पिता, क्या लिखा हुआ है? माता पिता। माता पिता, ठीक है, उसको देखते भी रहो तुम, हम पढ़ते हैं तुम देखते भी रहो। परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि से ये सब परिवार में होते हैं। कहने का मतलब कि जब परिवार कहलाता है तो उस परिवार में क्या सब होते हैं? माता पिता, तो माता पिता दादा होते दादी, हैं, चाचा चाची, दादा दादी बहन, होते हैं, चाचा चाची होते हैं और भाई बहन तथा आदि होते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? परिवार का। क्लियर है? संयुक्त परिवार। परिवार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के परिवार होते हैं। पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल का मतलब अकेला और संयुक्त का मतलब मिला हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब एकल परिवार किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकल परिवार में हम क्या पढ़े कि एकल परिवार में माता पिता तथा उनके बच्चे रहते हैं। एकल परिवार में कौन रहते हैं? माता पिता तथा उनके बच्चे रहते हैं। एकल परिवार में कौन सब रहते हैं? माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं एकल परिवार। अब नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब कंबाइंड फैमिली, ठीक है। इसमें दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं तथा उनके बच्चे सभी साथ रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम एक ही बात रखेंगे, ये चाचा चाची दादा दादा नहीं, मतलब एक फैमिली, यानी कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जब होंगे तो उसको हम लोग एकल कहेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हम लोग संयुक्त परिवार भी कहेंगे। तो जैसे एक्स्ट्रा में यहाँ पर दादा दादी आ गया, चाचा चाची, भाई बहन, चाचा चाची आ गया तथा, अरे यार संयुक्त परिवार में ये नहीं ना आएगा? दादा दादी चाचा चाची है ना, और उनके बच्चे सभी साथ रहते हैं। तो इसके अलावा उसमें सब आ गया, मतलब संयुक्त में सब आ गया। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे एकल में, तो एकल में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। इसके अलावा जो कुछ भी रहा सब संयुक्त में आ जाएगा, ठीक है। उनके बच्चे सभी साथ रहते हैं और संयुक्त परिवार इसी को कहते हैं। आगे है, आजकल एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आजकल एकल परिवार की प्रचलन बढ़ती जा रही है। अब अगला है पकाने का तरीका और खाद्य सामग्री। क्या है? पकाने का तरीका और खाद्य सामग्री है, मतलब भून करके हम लोग क्या क्या खाते हैं। तो जैसे सब्जी भून के खाते हैं, भूजा हम लोग भून के खाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उबाल कर क्या क्या खाते हैं हम लोग, ये बताओ। आलू, अंडा खाते हैं, चावल को उबाल कर खाते हैं और दूध को उबाल कर खाते हैं। सही बात है। सेक कर क्या क्या चीज खाते हैं? पाव रोटी को सेक के खाते हैं और रोटी को भी सेक के खाते हैं। तल कर क्या चीज खाते हैं हम लोग? चिप्स को तल कर खाते हैं। तो बताओ, भून कर क्या खाते हो? भून कर मतलब भूज कर, भूजा और सब्जी। अब ये बताओ, उबाल कर क्या खाते हो? अंडा, चावल, दूध। अब बताओ कि सेक कर क्या खाते हो? रोटी और पाव रोटी। अब तल कर क्या खाते हो? चिप्स। याद हो गया? अब चलो, परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, इससे बच्चों का समाजीकरण होता है। सही बात है। यदि सभी फैमिली एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं तो इससे समाजीकरण में की भावना आती है, समाजीकरण का विकास होता है। और समाजीकरण का अंग्रेजी क्या होता है? सोशलाइजेशन। सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। सब में सामूहिकता का भाव पैदा होता है। सब में क्या पैदा होता है? सामूहिकता का भाव पैदा होता है। समझ में आया? परिवार में यदि सभी सदस्य मिलकर के एक साथ भोजन करते हैं तो बच्चों में सामाजिकरण का विकास होता है, समाजीकरण की भावना आती है और साथ में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और सामूहिकता भी बढ़ती है, यानी कि ग्रुपिंग वाला बात, हाँ, भावना बढ़ती है। ठीक है, चलो आगे है मधुबनी चित्रकला के बारे में। यह बिहार की एक चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य की चित्रकला है? बिहार की एक चित्रकला है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, पक्षी, मानव के चित्र बनाए जाते हैं। क्या क्या चीज के चित्र बनाए जाते हैं? पक्षी, जानवर, मानव। देखो, फूल के चित्र तो पता ही होगा, पत्ती का भी चित्र पता होगा, जानवर का भी चित्र पता है और पक्षी का भी और मानव का। यानी कि विभिन्न तरह के, मतलब फल, फूल, पक्षी, मानव, जानवर, है ना, इस तरह से आदि
चित्र बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग जो क्या आता है, दीवारों पर मुख्य रूप से दीवारों पर क्या आता है, और आंगन इसके बाद है आंगन में क्या आता है, ठीक है, दो जगह पर इसका प्रयोग क्या आता है, ठीक है, दीवारों पर और आंगन दीवारों पर और आंगन में। इसमें चित्र को उभारने के लिए चावल के आटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रकला की सबसे खास बात, अहमियत ये है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हल्दी, जैसे कि नील, जैसे कि फूल, पत्तियों के रस, इस सब से रंग बनाए जाते हैं। क्या क्या चीज सबसे है, हल्दी है, नील जो कपड़ा में हम लोग नील देते हैं उससे, फूल के और पत्ती के रस से इसका प्रयोग किया जाता है। अब है वायुमंडल में जो गैस का प्रतिशत है उसका हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये किसका, ये गलत है, इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ दो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म उनका बच गया था, इसको भी हम लोग देख ही लेंगे। EIA क्या है, हम बोले थे कि शॉर्ट फॉर्म को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, उंगली निकाल करके EIA। E फॉर बोलो एनवायरमेंटल, E फॉर इन्वायरमेंटल, I फॉर इम्पैक्ट, I फॉर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, ठीक। और A फॉर असेसमेंट, A फॉर असेसमेंट, असेसमेंट होता है, ठीक है। अब चलो एक बार फिर से बोलेंगे, EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, E फॉर एनवायरमेंटल, किताब पर देखो मत, E फॉर एनवायरमेंटल, I फॉर इम्पैक्ट और A से असेसमेंट। फिर से बोलो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्लियर है। अब चलो EVM का फुल फॉर्म क्या होगा, EVM का जो फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस तरह से ये दोनों शॉर्ट फॉर्म खत्म हुआ। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है पोषक तत्व। और पोषक तत्व का मतलब पहले हम लोग जानेंगे। पोषक तत्व का मतलब होता है जिस तत्व के माध्यम से बॉडी में वृद्धि या विकास होता है, ऐसे तत्व को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। पोषक मतलब पलाने वाला, जिससे तुम्हारा शरीर पलाता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, उसको हम लोग कहेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व के अंतर्गत क्या सब आता है, अपने मन से बता। जैसे विटामिन अगर नहीं लोगे तो तुम्हारा शरीर वृद्धि या विकास रुक सकता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है ना। इस तरह से जैसे विटामिन ए, विटामिन सबको बांट दोगे तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब तुमको पोषक तत्व में आ जाएगा। फिर आयोडीन भी जरूरी है शरीर के लिए। अगर आयोडीन नहीं लेंगे हम लोग तो पोषक तत्व पूरा नहीं हो पाएगा, प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। इसका लोह तत्व जो है ये सभी एक पोषक तत्व है। और अगर हम पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं, प्रचुर का मतलब जो उचित हो, अगर प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में उस पोषक तत्व से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के रोग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा। तो ये है पोषक तत्व के नाम, इस कॉलम में रहेगा और इस कॉलम में रहेगा इससे होने वाले, इसके कमी से होने वाले रोग का नाम। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है तुमको सूखा रोग। क्या नाम है? सूखा रोग। देखो प्रोटीन मिलता है तुमको दाल में, और दाल जो हम लोग मशीन पर दर्राने के लिए जाएंगे तो पहले दाल को सुखाएंगे हम। इसलिए याद कर लो कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा वो सूखा रोग, और इसी को हम लोग सुखंडी रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? सुखंडी रोग कहते हैं। तो बताओ प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? सूखा रोग। ट्रिक क्या बोले हैं फटाफट बता दो। प्रोटीन मिलता है दाल में, और दाल दराने से पहले हम लोग दाल को पहले सुखा देंगे, इसलिए सुखंडी रोग है। क्लियर। देखो लोह तत्व की कमी की चर्चा पहले भी कर दिए हैं कि शरीर में लोहा पाया जाता है, और वो लोहा पाया जाता है सबसे अधिक किस फल में? सबसे अधिक एप्पल और पालक में पाया जाता है। ठीक है। आयरन सबसे अधिक पालक में पाया जाता है, उसके बाद ही सेब में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है। हाँ, आयरन में सेब में झलकते को दिखता है, जैसे कि अगर सेब को कट कर देते हैं तो वो भूरा हो जाता है, या मतलब कोई लाल टाइप का हो जाता है वो। इसलिए लोहा तत्व की झलक उसमें होती है, लेकिन इसमें भी होती है, इसमें कम होती है थोड़ा। तो लोहा तत्व की जो अगर कमी हो जाए तो शरीर में खून नहीं बनेगा, और एनीमिया। जब खून नहीं बनेगा तो खून की कमी होगा, और उससे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। बचपन में भी तुमको खून बनता है,
लोहा मिलता है। जब लोहा बनेगा शरीर में तो खून बनेगा। इसलिए एक नारा आया था बहुत दिन पहले कि बथुआ खाओ और एनीमिया भगाओ। क्या आया था? बथुआ खाओ और एनीमिया भगाओ। तो लोह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अब चलो, आयोडीन की कमी यदि हो जाए तो इससे क्या होता है? घेंघा रोग। इसके अलावा बच्चे विकलांग भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, ठीक है ना। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। और ये आयोडीन कहाँ पर हम लोग खाते हैं? नमक में खाते हैं। फिर है फास्फोरस की यदि कमी हो जाए या कैल्शियम की कमी हो जाए तो कमजोर हड्डी हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है। और रिकेट्स, हम कल भी चर्चा किए थे कि दांत के लिए और हड्डी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखो, कैल्शियम और फास्फोरस की यदि कमी हो जाए तो तुम्हारा हड्डी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और तुमको बीमारी कौन सा हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा तुमको रिकेट्स। वैसे विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है, ठीक है। कैल्शियम और चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे लिखा है फास्फोरस यानी कि पी और कैल्शियम यानी कि Ca। तो फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि हड्डी कमजोर हो जाती है और साथ में रिकेट्स नामक बीमारी भी होती है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वो सही है कि विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन क्या होता है कि रिकेट्स का जो कुछ लक्षण है वो फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से भी दिखता है। मुख्य रूप से अगर कहीं पूछ दे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो रिकेट्स होता है। लेकिन यदि कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से क्या क्या होता है तो वहां पर हम दोनों बात बोलेंगे, रिकेट्स भी होता है और हड्डी भी कमजोर हो जाता है। बात समझ में आया? आगे जो है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT, नाइट VLIND, ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जो नाइट में तुमको दिखाई नहीं पड़े, मतलब रतौंधी, इसलिए इसका नाम पड़ा है रतौंधी। मतलब रात को औंधी, मतलब रात में कैसा दिखाएगा? उसको धुंधला दिखाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है रतौंधी। यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। इसको अंग्रेजी में हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस क्या हुआ? कहाँ से? दांत, हड्डियां कमजोर, दांत कमजोर, रिकेट्स के। दांत इसमें नहीं डालेंगे, जो है उस पर चर्चा करो ना, छोड़ दो उसको। तो नाइट ब्लाइंडनेस समझ में आया। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? तो रतौंधी होगा। अच्छा, विटामिन बी की कमी से क्या होगा? विटामिन बी की कमी से होगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी। अच्छा, विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जो होता है वह बाझपन होता है या जनन क्षमता में अवरुद्ध उत्पन्न होना, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि जनन नहीं कर सकता, वो बच्चे जन्म नहीं सकते हैं जिसको विटामिन ई का कमी हो। क्लियर है? फिर आगे है रक्त का थक्का। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। अगर कहीं घाव हो जाए तो या कट जाए तो ब्लड जब निकलना शुरू होगा तो वह रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें विटामिन के की कमी रहेगी और जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो एक बार पुनः ऊपर से रिपीट करेंगे हम लोग, बता दो फटाफट बिना देखे। उनकी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? प्रोटीन तो सूखा रोग, जिसे सूखाखंडी रोग कहते हैं। लोह तत्व की कमी से क्या होगा? एनीमिया रोग। एनीमिया। आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंघा बोलो, घेंघा, ठीक है। अब चलो, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से क्या होगा? हड्डियों कमजोर होता है और रिकेट्स होता है। अच्छा, अब बताओ विटामिन ए की कमी से क्या होगा? अंग्रेजी नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, विटामिन बी की कमी से क्या होगा? विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? विटामिन ई की कमी से क्या होगा? बाष्पन या जनन क्षमता में कमी। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमता। चलो आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं वाहन के बारे में। वाहन का मतलब होता है गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी। और गाड़ी में ईंधन का मतलब समझते हैं ना? ईंधन का मतलब बताए थे कल भी हम कि ईंधन मतलब जलने वाला पदार्थ, ठीक है। तो वाहन में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया आता है वो क्या क्या आता है? CNG,
और पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सीएनजी तो तुम देखते भी नहीं हो। सीएनजी पर गाड़ी लगभग में दिल्ली में चलता है अभी अधिकतम मात्रा में। वाहन में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो बता दो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें ठीक है, मीथेन होता है। तो ये क्या होता है ना कि वाहन में जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, मिट्टी तेल होता है, ये सब तुमको ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आगे है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ठोस क्या बन जाएगा, द्रव। लेकिन यहाँ अगर ठोस सीधे गैस बन जाता तो वो उदरपातन कहलाता। लेकिन यहाँ ठोस क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। तो जब ठोस द्रव बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे कि बात करो बर्फ पर, बर्फ ठोस पदार्थ होता है, लेकिन बर्फ अगर हवा में छोड़ दे या धूप में छोड़े तो वह गलता है, यानी कि ठोस से द्रव में बदलता है, यानी कि वो गल जाता है। इसलिए याद कर लो कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे गलनांक कहेंगे। समझ में आ गया होगा? आगे चलो, क्वथनांक के बारे में कल पढ़ाए थे कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो उसमें देखे थे कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होने लगता है, लेकिन क्वथनांक के लिए आवश्यक है 100 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो क्वथनांक से कम तापमान जिस पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान जिस पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होती है, जिस पर द्रव के वाष्प में मतलब पानी को अगर हम रखते हैं चूल्हा पर तो वह थोड़ा भी टेम्परेचर देते हैं तो वह वाष्प बदलने लगता है। इसलिए मतलब वो भी क्लियर कर दिया है कि क्वथनांक से कम है। बात समझ में आ रहा है? क्वथनांक से कम तापमान जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब चलो आगे चलते हैं बर्फ के बारे में। तो बर्फ जो गलता है तो वो कितना डिग्री पर मतलब कितना केल्विन पर गलने लगता है, तो 273.16 केल्विन पर। 273 इसको थोड़ा याद रखना। बर्फ का गलनांक जो है वो 273.16 केल्विन पर वह गलने लगता है, यानी कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन है। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि जल के लिए तापमान क्या है, यानी कि जल जो है ना, जल उसके लिए टेम्परेचर जो है वो पूछ रहा है कितना है। तो जल के लिए तापमान है 373 केल्विन, यानी कि जल जो है कितना डिग्री पर उबलने लगता है, तो 373 डिग्री केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 डिग्री का मतलब हो गया, तुमको देख लो, 273 प्लस 100 यानी कि 373। जल कितना डिग्री पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस, यदि केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन। पानी कितने डिग्री पर उबलने लगता है, पानी कितने डिग्री पर, तो डिग्री सी कहेगा तो 100 डिग्री सी, केल्विन कहेगा कितने केल्विन पर, तो 373 केल्विन। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? इसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आगे है तेज वायु में। तेज वायु का मतलब जब हवा तेजी से चल रही हो, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि जब वायु तेज चलती रहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण, वायु जब तेज होता है तो जलवाष्प का कण है ना वायु के साथ उड़ जाते हैं। जलवाष्प का जो कण होता है वो वायु के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो रासायनिक गुणों एवं शुद्धता के आधार पर पदार्थ के 3 वर्ग हैं। अब देखो सीधे बात समझ लो कि पदार्थ के कितने वर्ग है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन वहां एक चीज दे दिया है कि रासायनिक गुणों और शुद्धता के आधार पर, किसके आधार पर, रासायनिक गुण और शुद्धता के आधार पर अगर बोले कि पदार्थ की कितने अवस्था है, तो 3 अवस्था है। एक है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। देखो तत्व जो होता है वो केवल एक प्रकार के परमाणु से बनता है। यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। और मिश्रण जो होता है वो विभिन्न तत्व यौगिक को मिला करके बनता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे बात करें हम जल की, तो नहीं,
जैसे बात करें हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना है, वो तत्व कहलाएगा। वहीं पर बात करें हम लोग H और H2O हो जाता है, यानी कि जल हो जाता है, तो जल में H2 और O मिल जाता है, तो दो को तत्व मिल जाता है, इसलिए दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर के क्या बनता है, तो देखो इधर यौगिक बनता है, और बहुत सारे तत्व, बहुत सारे यौगिक को मिलाकर के क्या बनता है, मिश्रण बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो रासायनिक गुणों और शुद्धता के आधार पर मतलब कि पदार्थ के कितने वर्ग है? तीन वर्ग है। कौन कौन से वर्ग है? तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है। बात समझ में आया?